बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पहले दो ख़बरें बहुत इंपॉर्टेंट लोकल, और उसके बाद जो ईरान का और इसराइल का मामला है उसमें कुछ अपडेट्स हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन जो अब आई है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। सबसे पहले रऊफ़ हसन साहब ने ये एक दावा किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। इनका ये कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात के बाद काजी फ़ायद ईसा की मुद्दत मुलाज़मत की तौसी का बिल सामने आ जाएगा। ये कैसे होगा, पहले मैंने आपको बताया था। इसके बारे में कुछ और लोग भी ये दावा कर रहे थे, और ये इन्फॉर्मेशन इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ हलकों में है कि काजी फ़ायद ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जाएगी। काजी फ़ायद ईसा साहब अपने हवाले से हर जाली खबर का या फेक खबर का नोटिस लेते हैं, उसके ऊपर बात ज़रूर करते हैं, लेकिन एक्सटेंशन वाली बात जितने लोगों ने की आज तक काजी फ़ायद ईसा साहब इस पर कुछ नहीं बोले, या वो कहें कि ये भी खबर जाली है और ये क्यों फैलाई जा रही है। तो ये इसमें कुछ फिशी है थोड़ा सा। अच्छा, अब मामला ये है कि 224 का नंबर चाहिए था। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ठीक ठाक बंदे तोड़ के, कुछ 90 के करीब लोग तोड़ के शामिल किए गए मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में। एक तो ये नंबर चला गया। दूसरा, तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशस्तें थी वो भी बाकी जो हुकूमती जमातें हैं उनके अंदर बांट दी गई, ये नंबर भी चला गया। उसके बावजूद जब नंबर पूरा नहीं हुआ तो तहरीक इंसाफ के जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनके नोटिफिकेशन मनसूख करके रीकाउंटिंग के अंदर उनके वोटों को फारिग करके वो वोट दिए गए दूसरी तरफ, और पीएमएलएन के कुछ उम्मीदवार को जितवा कर नंबर पूरा करने की कोशिश की गई, तब भी नहीं हुआ। तो अब ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर सबने नज़रें रख लीं। 21 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात हैं, और उन ज़िमनी इंतखाबात में अगर पीएमएलएन जीतती है और वो जमातें जीतती हैं जो इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं, तो होगा ये कि फिर अक्सरियत आ जाएगी 224 की, और काजी फ़ायद ईसा साहब की एक्सटेंशन के लिए मामला आगे बढ़ सकेगा। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मैं प्रोग्राम करूँगा बाद में, बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बारे में कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन ये एक ख़बर है और एक तजिया है, ये मैंने आपके सामने रख दिया है। एक और जो खबर बड़ी अफसोसनाक खबर थी, इसके विजुअल्स सोशल मीडिया पे चल रहे थे, बड़े अफसोसनाक। एक ट्रेन के अंदर एक खातून के ऊपर जो गार्ड है वहाँ का, पुलिस वाला जो रेलवे का मौजूद है, उसने बड़ा बदतरीन तशद्दुद किया खातून के ऊपर। उनके मुंह पर थप्पड़ मारे, उनके बाल खींचे, उनको धक्के दिए और फिर उनको उठाकर घसीटता हुआ ले गया। वो खातून बार बार ये कह रही थी कि मुझे मार मत, मुझे मार मत। अब इस हवाले से कुछ चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं है अभी तक। इस वाक़े में कोई भी चीज़ कंफर्मेशन के साथ नहीं की जा सकती। तहकीकात हो जाएंगी तो चीज़ें सामने आ जाएंगी, लेकिन ऐनी शाहिदीन के बकौल और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के बकौल जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये आई हैं कि वो जो खातून है उनकी अब लाश मिली है, और बनी गोट रेलवे स्टेशन के करीब से उनकी लाश मिली है। अप्रैल की 7 तारीख को रेलवे पुलिस का एहलकार तशद्दुद के बाद खातून को अपने साथ ले गया था। खातून का ताल्लुक जड़ावाला से है। खातून पर तशद्दुद करने वाला एहलकार ज़मानत पर रिहा कहा गया, कुछ लोग कह रहे हैं गिरफ्तार हो गया। लेकिन इस वक्त मामला ये है कि रेलवे पुलिस का कहना है कि खातून पर तशद्दुद करने वाले एहलकार मीर हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। ये खातून जो है वो कराची में एक ब्यूटी पार्लर में मुलाजमत करती थी। ईद की छुट्टियों पर घर वापस आ रही थी। खातून और बच्चे ट्रेन में सवार थे, और इनकी किसी मुसाफिरों के साथ कोई शायद झगड़ा हुआ या कुछ हुआ, जिसपे किसी सामान को इन्होंने धक्का दिया या कोई इस तरह का झगड़ा हो गया था। कुछ लोग कहते हैं जी इनके अंदर जन्नात का साया आता है। सब लोग अपनी अपनी बातें करते हैं। लोगों को डिप्रेशन भी होती है, परेशानियां 100 किस्म की होती हैं, तो लोग जिन्नों के खाते में डाल देते हैं। तो हुआ ये कि ये जो खातून है, इनको जब इनके साथ कोई चपकलिश हुई, वहाँ मौजूद लोगों का कोई झगड़ा हुआ, तो उस पर फिर पुलिस वाले को बुलाया गया। फिर पुलिस वाले के जो मारने की वीडियो है वो आपने देखी, फिर उनको कैसे घसीटता हुआ ले गया। उसके बाद जो रिपोर्ट हुआ वो ये हुआ कि खातून को दूसरे डब्बे में शिफ्ट कर दिया गया, और जो कांस्टेबल था उसकी ड्यूटी कराची से हैदराबाद तक थी। खातून ने चलती हुई ट्रेन से चिन्नी गोट में छलांग लगाई। खातून के साथ सफ़र करने वाले मुसाफिरों के बयान के मुताबिक खातून ने अचानक चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। जब एक खातून पे इतना टॉर्चर आप करेंगे, इतना जुल्म और इतनी ज़्यादती आप करेंगे कि आप उसको, औरत के पास इज्जत ही तो होती है, आपने भरी ट्रेन के अंदर उनको मारा, उस पर टॉर्चर किया, उसके साथ ज़्यादती की, वो बेचारी चिल्लाती रही। अगर उसने खुद भी छलांग लगाई है तो ये कत्ल का मुकदमा है, यानी जितनी ज़्यादती उनके साथ हुई उनको बाकायदा मजबूर किया गया।
बहरहाल कोई कहते हैं इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, कोई कहता है जी उनके ऊपर जन्नात आते थे। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन क्या किसी औरत को ऐसे टॉर्चर करके घसीट कर ले जाया जा सकता है? और जिस ज़हनी कैफियत में उस औरत को ले जाया जा चुका था, उसके बाद ऐसा होना कोई अचंभे की बात तो नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बहुत बुरे विजुअल्स हैं, बहुत ब्रूटल विजुअल्स हैं, और इसमें इंसाफ होना चाहिए। सोशल मीडिया पे अब ये मामला आ गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से यहाँ पे इंसाफ होगा। अब मैं आपको एक नक्शा दिखाता हूँ, क्योंकि ईरान का मामला जो है उस पर हमें बात करनी है। एक तो सलामती कौंसिल का इजलास हुआ और बग़ैर किसी नतीजे पर पहुँचे वो ख़त्म हो गया। इस मरतबा ये इजलास जो है वो इसराइल ने बुलवाया था, तो इसराइल ने जो है वो वहाँ पे खपशप डालने की कोशिश की। वहाँ पे एक धमकी ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, वो जो कुछ होना था सबको आइडिया था, क्योंकि ईरान पहले बता चुका था कि हम ये अटैक करेंगे और हमारा बनता है अटैक करना। वो इसलिए बनता है कि हमारे ऊपर पहले हमला किया गया है, तो जवाबी हमला करने की अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक भी हमारा हक मौजूद है, हमारा राइट है और हम करेंगे। तो उन्होंने जवाबी हमला किया। अब हंगामी इजलास बुलाया गया था 14 अप्रैल को इसराइल की दरख्वास्त पर, और 13 अप्रैल की रात को ईरान ने इसराइल पर तकरीबन 300 ड्रोन और मिसाइल दाग कर पहली बार बराह रास्त हमला किया था इसराइल के ऊपर। और तमाम ममालिक को खबरदार किया गया है कि ईरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों से खित्ते में कशीदगी में मजीद इजाफा ना करें। ये अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि ईरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई ना करें, खित्ते में कशीदगी बढ़ जाएगी। किसी भी रियासत की इलाकाई सालमियत के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मना है। इसराइल पर ईरान के हमले की भी मजम्मत की। मशरिक़ वस्ता तबाही के दहाने पर है, खित्ते को तबाहकुन जंग के खतरात का सामना है। वक्त आ गया है कि कशीदगी कम और ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जाए। अमेरिका ने जो है वो सलामती कौंसिल ईरान के ये मुतालबा किया, उन्होंने कि सलामती कौंसिल ईरान के जारहाना इक़दामात की मजम्मत करे। फ्रांस ने कहा ईरान और उसके इत्तेहादियों से खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने से गुरेज करने की अपील की फ्रांस ने। और इस तरह अमेरिका, फ्रांस और दीगर कुछ मुल्क जो हैं, बरतानिया, ये लोग तो पूरी तरह से साथ खड़े हुए इसराइल के। उर्दन भी साथ खड़ा हुआ इसराइल के, और उर्दन के मामले को लेकर पाकिस्तान के अंदर बहुत रोला पड़ गया है। चीन ने इसराइल पर ईरान के हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया और तमाम फरीकों से पुरसकून और तहम्मुल का मुतालबा किया। चीन ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा भी किया और कहा कि वहाँ इंसानी तबाही नाकाबिले कबूल है। इसके अलावा चीन के साथ रूस ने भी इसराइल की हमायत करने और ईरानी कौंसल खाने पर हमले की मजम्मत ना करने पर अमेरिका को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। अब सलामती कौंसिल इजलास में ईरान और अमेरिका की एक दूसरे को धमकियां। इसराइल का ईरान पर पाबंदियों का मुतालबा। इसराइल ने कहा इनके ऊपर पाबंदियां लगाएं। ईरान ने और अमेरिका ने एक दूसरे को सूखी धमकियां लगाई हैं, क्योंकि अमेरिका ने इसराइल को कहा कि हम आपके साथ मिलकर ईरान पे हमला नहीं कर सकते, तो सारी जंग छिड़ जाएगी, लेकिन यह है कि आपका दिफा हम करेंगे। और अमेरिका ने प्रैक्टिकली अपने तैयारों के ज़रिए से, अपने एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए से, अपनी जदीद मशीनों के ज़रिए से इसराइल का दिफा किया है। बरतानिया ने भी किया है, फ्रांस ने भी किया है, उर्दन ने भी मदद की है। तो ये खित्ते के अंदर ईरान को जब ये अटैक ईरान ने किया तो बहुत सारे लोग इसराइल को बचाने के लिए थे। इसराइल का अपना जो है वो आयरन डूम, जो उनका एक दिफाई सिस्टम है, वो बड़ा मजबूत है, लेकिन वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहा था जितना उसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी रखी थी। डिफरेंट स्पीड थी तमाम हथियारों की, हाइट भी डिफरेंट थी, और उसने डिसीव करने के जो है वो तरीक़ाकार को इस्तेमाल किया। आयरन डूम जो इसराइल को बचाता है, ईरान का जो टोटल खर्चा आया इस हमले के ऊपर वो लगभग $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स था, जबकि जो इसराइल का खर्चा आया अपने आप को बचाने पर, जो वो पूरी तरह बचा भी नहीं सका, वो खर्चा $1 अरब से भी ज़्यादा का था। कुछ लोग $1.5 अरब का तखमीना लगा रहे हैं कि उन्होंने जब अपने दिफाई निज़ाम को एक्टिवेट किया और उसको इस्तेमाल किया। दिफाई निज़ाम करता यह है कि सिर्फ उन मिसाइलों को या उन हथियारों को टारगेट करता है जिनका खदशा हो कि वो किसी ऐसी जगह पे गिरेंगे जहाँ नुकसान होगा। अगर कोई पानी में गिर रहा है या कोई डेजर्ट में गिर रहा है या कोई ऐसी जगह पे गिर रहा है जहाँ नुकसान का खदशा नहीं है, तो उसको बाद वो गिरने भी देते हैं। लेकिन एयरपोर्ट को निशाना बनाया, हवाई अड्डे को, बड़ी कामयाबी के साथ ईरान ने, और इसको इसराइल ने तस्लीम भी किया कि वहाँ नुकसान हुआ है, जबकि एक 10 साला बच्ची जो है वो उसको भी नुकसान पहुँचा है। ईरानी हमले में एयरबेस को नुकसान पहुँचा, इसराइल ने इसका एतराफ़ कर लिया है क्लियरली। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस का रवैया मुनाफिकाना है।
یہ ایران نے کہا، کیونکہ ان تینوں ملکوں نے بہت حد تک جو ہے وہ اسرائیل کو بچانے کے اندر مدد کی ہے ایران کے اس حملے سے۔ ایران نے سعودی عرب، قطر، ترکی اور روس کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور ساری صورتحال ان کو بتائی ہے۔ اب ان ممالک کو آپ ایران کے حمایتیوں کے طور پر دیکھ سکتے ہیں اس ساری صورتحال کے اندر، اور ایران نے ان کو بتایا کہ جی ہمارے اوپر اٹیک ہوا، ہمارے پاس یہ حق تھا، ہم نے واپس جواب دیا ہے اور یہ ہمارا حق بنتا تھا۔ اب ایران نے اٹیک کیسے کیا، یہ ایک میپ آپ دیکھیے، یہ آپ کو ایران نظر آ رہا ہے۔ ایران سے جب اٹیک کیا جاتا ہے ٹوورڈز اسرائیل، تو اگر آپ اسٹریٹ لائن کے اندر اپنے ہتھیاروں کو بھیجتے ہیں، جو نارملی ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ایک سائڈ سے اگر آپ جائیں گے تو سامنے کی طرف آ جائے گا آپ کے ترکی بیچ میں۔ ایران اگر اسرائیل جانا چاہے تو ایک طرف سے وہ ترکی پورا کراس کرے، اس کے بعد وہ میڈیٹرینین سی کے اندر گھسے، پھر وہاں سے وہ اسرائیل کی طرف آئے، تو ایسے ہتھیار اور اس طرح کی ٹیکنالوجی اور اتنا لمبا ٹریول کرنا یہ ممکن نہیں رہے گا، اور ترکی اس کے اندر شاید ویسی سپورٹ ایران کی کر بھی نہ پاتا۔ دوسرا بیچ میں ایک ملک جو ہے وہ ہے عراق۔ اگر ایران ڈائریکٹلی کبھی بھی حملہ کرنا چاہے اسرائیل کے اوپر تو اس کو عراق کو کراس کرنا پڑے گا، کم سے کم دو ملکوں کو اس کو کراس کرنا پڑے گا، ایک عراق اور شام ہو سکتا ہے اور دوسرا عراق اور اردن ہو سکتا ہے۔ لیکن اسرائیل کے اوپر یا اس کی اسٹریٹجک لوکیشنز کے اوپر اگر ڈائریکٹ کبھی بھی، یا اس کی فوجی تنصیبات کے اوپر ڈائریکٹ کبھی بھی اگر ایران نے حملہ کرنا ہے تو اس کو عراق اور اردن کے اوپر سے گزر کر جانا ہوگا۔ یہ اس کے پاس ایک شارٹسٹ وے ہے۔ ایک طرف پھر ترکی ہے، دوسری طرف سعودی عربیہ ہے، تو سعودی عربیہ کی جو ایئر سپیس ہے اس کو تو ایران استعمال نہیں کر سکتا، آپ سب جانتے ہیں کیوں۔ ترکی کی ایئر سپیس استعمال کرنا بھی اس وقت ممکن نہیں ہے، تو صرف عراق کی ایئر سپیس کو ایران استعمال کر سکتا ہے، اور پھر مجبوراً اسے اردن کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ اب اردن جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو اردن ساتھ مل گیا اسرائیل کے، تو یہ وہ ایریا ہے، اور اس کے بعد آگے اسرائیل جو ہے وہاں پہ ناکام بنانے کی کوشش کی گئی ایران کے بھیجے ہوئے ہتھیاروں کو، لیکن سارے ہتھیار ناکام نہیں بنائے جا سکے۔ انہوں نے اپنے کچھ اہداف کو حاصل کیا ہے۔ ایرانیوں نے تو دعویٰ کیا کہ انہوں نے بہت زیادہ حاصل کیا، لیکن پاکستان میں ایک عجیب و غریب بحث چل گئی ناظرین سارے عمل کو لے کر۔ بجائے اس کے کہ میں ٹیکنیکلی اس کے اوپر زیادہ اور اندر جاؤں، پھر کبھی بات کریں گے اس پر، لیکن پاکستان میں ایک رولا پڑ گیا اس سارے معاملے کو لے کر، وہ یہ کہ ایک طبقہ کہہ رہا ہے جی کہ ایران نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اسرائیل کے اندر تو ہوا ہی کچھ نہیں، اسرائیل کو تو نقصان ہی کچھ نہیں ہوا۔ دیکھیں، ایک آدمی کا اگر دفاع بہت اچھا ہے تو کیا اس کے اوپر کوئی دوسرا اٹیک ہی نہیں کر سکتا؟ اگر کوئی اٹیک کرے اور وہ اپنا دفاع کر سکے تو کم سے کم یہ تو ہوگا اس نے اٹیک کیا یا اس نے حملہ کیا۔ یعنی ایران نے اٹیک تو کیا، اب اس سے نقصان کتنا ہوا اس کو چھوڑ دیں آپ۔ اب جن کو ایران پسند نہیں ہے وہ کسی اور ملک سے حملہ کروا دیں۔ کیا کسی اور ملک نے حملہ کیا؟ کئی ملکوں کے اوپر اسرائیل نے جو ہے وہ جارحیت کی ہے، کئی ملکوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ہمیں تو یہ بھی ایک دور میں بتایا گیا تھا کہ 2019 میں جب پاکستان کا اور انڈیا کا ایک آپس میں مارکا ہو گیا تھا ایئر فورسز کا، تو اس وقت اسرائیل جو ہے وہ انڈیا کی سپورٹ کے لیے وہاں موجود تھا، اور وہ آپریشنز کے اندر باقاعدہ ان کے ساتھ شامل تھا، ان کی مدد کے اندر تھا۔ لیکن جو ایران کا معاملہ ہے، یہاں پہ ایران نے کم سے کم اٹیک تو کیا ہے، کسی اور نے، آس پاس اتنے سارے ملک ہیں کسی نے نہیں کیا۔ ایران نے کم سے کم جو اس کے اوپر حملہ ہوا، ایران نے اس کا تگڑا منہ توڑ جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ اب نقصان کتنا ہوا اس کو چھوڑ دیں۔ اردن کیونکہ پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہو گیا اسرائیل کے ساتھ، اس وقت جب غزہ میں مسلمانوں کے اوپر شدید ظلم و ستم ہو رہا ہے اور اردن کے شہری سراپا احتجاج ہے، اس وقت اردن کے حکمران جو ہیں وہ اس طرف کھڑے ہو گئے۔ تو اس پہ جو ہے پاکستان کے سینیٹر ہیں مشتاق احمد، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے لکھا کہ غدار ابن غدار ابن غدار، یہ جو اردن کا حکمران ہے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ اس پہ جناب جان اچکزئی صاحب، یہ جان اچکزئی صاحب جو ہیں، ان کی پہچان وہی ہے جو فیصل واڈا صاحب کی ہے، اور ان کی پہچان وہی ہے جو پہچان جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کی ہے، تو اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سینیٹر مشتاق احمد کو گرفتار کیا جائے۔ جماعت اسلامی کے سابق سینیٹر مشتاق احمد نے سستی پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے انتہائی دوست عرب ملک کو تنقید کا نشانہ بنایا، جو پاکستان کا بہت بڑا دوست ہے، اس کو ایسے سستے ریمارکس کے لیے گرفتار کیا جانا چاہیے۔ تنقید کی بہت زیادہ انہوں نے، لیکن سینیٹر مشتاق اپنے موقف پہ ڈٹ گئے، اور وہ ایک بات بڑی بجا کہہ رہے ہیں، بہت ٹھیک کہہ رہے ہیں۔
کہ اسماعیل ہانیہ کے 3 جوان بیٹے عید والے دن شہید ہو گئے۔ مسلم دنیا کے اندر اس کے اوپر بہت غم و غصہ ہے۔ ان کے 4 پوتے پوتیاں بھی شہید ہو گئے۔ عید والے دن اتنی بڑی تباہی ان کے گھر کے اوپر آئی، لیکن اس کے باوجود وہ تحمل کے ساتھ اور صبر کا ایک پہاڑ بن کے انہوں نے اس خبر کو نہ صرف سنا بلکہ اس کے باوجود اپنی جد و جہد جاری رکھنے کا انہوں نے اعلان کیا۔ کئی ملکوں کے لوگوں نے ان کو ٹیلی فون کیا، سربراہان نے ان کو ٹیلی فون کیا، ان سے بات کی، اظہار یکجہتی کیا۔ کیا پاکستانی حکمرانوں نے ایسا کیا؟ سینیٹر مشتاق صاحب کا جو سوال ہے وہ بڑا جائز اور درست ہے، اور اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا۔ سینیٹر مشتاق نے جو کہا اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سینیٹر مشتاق سے زیادہ آپ پاکستانی ہیں، یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پاکستان سے یا پاکستان کی خیر خواہی میں ان سے زیادہ آگے ہیں، اور آپ کشمیر اور فلسطین کے معاملے پہ یا انسانی حقوق کے معاملے پہ سینیٹر مشتاق کے موقف سے بہتر موقف رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ ایک بہتر آدمی ہے، وہ ایک سینیٹر ہے، اور انہوں نے جو کہا وہ اس کا جواب دینا بھی جانتے ہیں، اور ان کے پاس اس کا باقاعدہ جواز موجود ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔